Good evening, sir. Very good evening. Good evening, sir. करें बेटा स्टार्ट। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है या आप सही है आवाज? Yes, sir. पीछे डिस्टरबेंस आ रही है। डिस्टर्बेंस आ रही है, एक मिनट। पूजा पूजा एक तो रवि को बोलियो आवाज ना करे, शोर ना करे बिल्कुल भी, और कोई शोर ना माने ना इधर आसपास। पूजा पढ़ानी हाँ बेटा, अब साउंड क्लियर है? Yes, sir. यस सर। करें शुरू फिर। यस सर। Yes, sir. चलो, लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास ऑफ हमने सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया था, और उस पे बेस मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर से कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक क्वार्टर रिंग है जिसकी रेडियस आर है, 90 डिग्री का एंगल है। हमें इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने थे। हमें इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने थे, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास सिमेट्री लाइन पे होता है। ये वाला एंगल बचेगा 45 डिग्री, और सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा जिसका यहां से डिस्टेंस स्मॉल आर होगा। कोई डाउट? No, sir. कल हमने कर लिया था बेटा, Yes, इस sir. स्मॉल आर की वैल्यू 2r sin थीटा बाई 2 बाई थीटा होती है। Yes, sir. एनी डाउट? बोलो बेटा। No, sir. No, sir. यहां से ये बना 2r, थीटा इज 90 डिग्री, 90 का मतलब पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 दैट इज साइन पाई बाय 4। तो ये आ गया बेटा 4r बाई पाई, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2। तो जो आपकी r की वैल्यू आ गई वो आ गई 2 रूट 2 r बाई पाई। कोई डाउट? No, sir. No, sir. हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखते हैं आगे इसी को। अब आगे देखना, यहाँ पे ये आ रहा है, मुझे तो x और y कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहां से इसको ये परपेंडिकुलर डाल दूं, ये डाल दूं, तो
तो ये तो x हो गया और ये y हो गया। तो आपका जो x आएगा दैट विल बी r cos 45 और जो y आएगा वो आएगा r sin 45। cos 45 इज 1/√2, तो ये आ गया 2r/पाई, ये भी आ गया 2r/पाई। तो आपके जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 2r/पाई, 2r/पाई। किसी को कोई डाउट? हाँ बेटा, क्लियर है? जी सर। Yes, sir. करें आगे? ठीक है सर। Yes, ठीक sir. है, इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास। सर नोट नहीं किया था, है? सर नोट नहीं किया था। ले बेटा, नोट कर ले। करें आगे? यस सर, हो गया। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क। अब बेटा, अभी तक हमारे पास रिंग थी, अब हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है, मास एम, रेडियस आर। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ठीक है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो बेटा याद रखना है डायरेक्ट कि इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यहाँ पे आएगा और ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी 4r/3 पाई। कहाँ पे आएगा? 4r/3 पाई पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। हाँ बेटा, ठीक है, 4r/3 पाई पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा डिस्क का। बिल्कुल ऐसे ये सेमी सर्कुलर डिस्क को मानोगे सेमी सर्कुलर रिंग की मिलके बनी है, तो जैसे जैसे रिंग का होता है उसी हिसाब से आप डिस्क का निकाल लोगे तो डिस्क का इतना आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? सिमेट्री लाइन पे ही होगा। कोई डाउट? सर इसमें भी एंगल 45 लेना है। क्या होगा बेटा? सर इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा ना ये? हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। वैल्यू याद रखनी है 4r/3 पाई। ओके सर। ठीक है, आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का देखना है। अब बेटा ये आपका हेमिस्फीयर हो, ये सॉलिड है। कोई डाउट? ये इसकी सिमेट्री लाइन आ गई, रेडियस आर है, मास एम मान लो। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 3r/8 डिस्टेंस पे होता है। 3r/8 डिस्टेंस पे। ये था 4r/3 पाई डिस्टेंस पे और सेमी सर्कुलर रिंग का था 2r/पाई डिस्टेंस पे। ऑन द सेम लाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर।
अब होलो हेमिस्फीयर है तो वही पहले सिमेट्री लाइन बनाओगे, रेडियस आर दी हुई है, मास एम है, रेडियस आर है। इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो r/2 डिस्टेंस पे है। कितने पे आएगा बेटा? r/2 डिस्टेंस पे सिमेट्री लाइन। कोई डाउट? सर ये हमें लर्न करनी पड़ेगी। हाँ, ये याद रखने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, डिराइव हो सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है डेरिवेशन की, याद रखने। सबसे ज्यादा यूज आपका जो होता है वो यही था आपका सेमी सर्कुलर रिंग का। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कौन? ये यूनिफॉर्म सॉलिड कौन है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। बेटा सोच के बताना, इसका सेंटर ऑफ मास अपर हाफ में होगा या लोअर हाफ में होगा? मास है में ज्यादा मास कहां पे होगा? लोअर। लोअर हाफ पे, यस सर। नीचे ही साइड होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस h/4 होगा। कोई डाउट? तो सर लोअर हाफ में करेगा है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि नीचे हैवी मास है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, लैमिना 2D पिक्चर होती है। ट्रायंगुलर लैमिना का मतलब है, अब ये ट्रायंगल भरा हुआ है, मतलब ऐसा ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर शीट टाइप की चीज है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? जहां पर इसके ये मीडियन बोल दो आप, सेंट्रोइड पे लाई करता है। इसमें जो जहां पे लाई करेगा वो कहां पे लाई करता है बेटा? सेंट्रोइड पे लाई करता है, सेंटर ऑफ मास। इस केस में सेंटर ऑफ मास लाइज वेयर 3 मीडियंस आर इंटरसेक्टिंग। जहां पर ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करेगी, सेंटर ऑफ मास वहां पे लाई करेगी। कोई डाउट? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी तो सेंट्रोइड पे करता है लाइन। हाँ, इक्विलेटरल वाले में तो सेंट्रोइड पे आएगा ही आएगा। कल वाला क्वेश्चन अलग था। कल वाले क्वेश्चन में वो इक्विलेटरल ट्रायंगल अंदर से फिल्ड नहीं था, वो वायर का बना हुआ था, तो वायर के कंसेप्ट से निकाला था। अब ये अंदर से फिल्ड है, ट्रायंगुलर शीट है बेटा, दोनों में फर्क है। यस सर। यस रेक्टेंगुलर लैमिना की बात करें, ये रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगुलर लैमिना की बात करें, लैमिना का मतलब है भरा हुआ है बेटा, लैमिना का मतलब है ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल भरा हुआ है, ऐसे फिल्ड है। ठीक है, तो जहां पर इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। जो कल जो सिचुएशंस थी उसमें क्या था, वो वायर का बना हुआ था, तो वायर के कंसेप्ट से यूज करना था। अब ये फील्ड है। किसी को कोई डाउट? सर, No, वायर sir. वाले में क्या था एक बार आप बता दोगे जरा? हाँ बेटा, जैसे ये वायर थी, मान लो ये वायर का बना हुआ है। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे। आपको अब क्या करना है, आप पहले इस वायर का अलग निकालोगे, इस वायर को हटा के एक पॉइंट बस मान लोगे, फिर इसका अलग निकालोगे, फिर इसका अलग निकालोगे, फिर इसका अलग निकालोगे, फिर अब ये 4 पॉइंट आगे, फिर उससे निकालना पड़ेगा। ओके सर। समझ आ गई?
यस हाँ सर। बेटा, ठीक है, ये क्लियर sir. है, ये सबके सेंटर ऑफ मास याद हो जाएंगे। यस Yes, सर। sir. करें फिर आगे। यस सर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये शेप है हमारे पास, ये फील्ड है सारा, इसकी रेडियस r है, ये हाइट 6r है, ये वाली हाइट 12r है, इसमें जो मटेरियल है उस मटेरियल की डेंसिटी रो है, और इसमें जो मटेरियल है उस मटेरियल की डेंसिटी 2 रो है। एक की डेंसिटी रो है, एक की डेंसिटी 2 रो है। इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन माना है, या ओ पॉइंट मान लो, रेडियस आ रहा है, तो बेटा इसकी रेडियस भी आ रही होगी। समझ में आ गई क्या सिचुएशन है? मतलब हमने एक सिलेंडर के ऊपर एक सॉलिड कोन रखा हुआ है, कोई डाउट? वो नाम रख दिया। No, sir. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पॉइंट ओ। ओ पॉइंट से सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का आपको डिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या कहा है? यस सर। करो फटाफट, फटाफट ट्राई करो, फिर हम देखते हैं कैसे कर। सर सिलेंडर यूनिफॉर्म है। हाँ बेटा, करें। बोलो भाई। यस सर। चलो बताना, व्हाट विल बी द मास ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर का मास सॉलिड 2D है 3D है सिलेंडर? बताओ बेटा, सिलेंडर 2D है 3D है?
सर 3D है। 3D है, तो 3D में मास के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। सिलेंडर की डेंसिटी रो है, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया, ये आ गया रो पाई 6 रो पाई आर क्यूब। एनी डाउट? सर 6 रो कैसे आ गए? बेटा मल्टीप्लाई कर दिया यार मैंने, तो सिर्फ कुछ ही नहीं किया। ओके सर, 6R से। हाँ समझ आ गई है? यस सर, आ गया। चलो अब सोच समझ के बताना, व्हाट विल बी द मास ऑफ कोन? डेंसिटी क्या है? 2 रो। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बता सकता कोई मुझे? सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच इज 12R. वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप सिंप्लीफाई करो बेटा, ये 3 पे गया 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या बन गया 8 रो पाई आर क्यूब। एनी डाउट? नो सर। No, sir. अब अपनी साइड से बेटा इसका नाम 3m रख दिया, तो कंफर्म है इसका 4m आएगा। क्योंकि बेटा इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो रेशो 3:4 है, तो एक का मास 3m मान लिया, तो दूसरे का 4m आएगा। जी सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आ जाओ इस डायग्राम पे। अब डायग्राम पे फोकस करना है। ये मेरा O पॉइंट है, यहां पर कोई मास नहीं है, अलग से O पॉइंट है। इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर। सेंटर पे, मतलब O पॉइंट से कितना ऊपर होगा? रियर। तो यहां पर मतलब यहां से 3R डिस्टेंस पर O पॉइंट से सिलेंडर का मास है, यहाँ 3m मास है। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. नो सर। कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? H/4। H/4 मतलब कितने पे आएगा? यहां से कितना ऊपर आएगा? 6R। H/4 बेटा यहां से, इस पॉइंट से कितना ऊपर आएगा? H/4 का मतलब 3R हो गया ना। इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा ना, कोन का। कोन का सेंटर ऑफ मास 3R पे होगा ना, इस पॉइंट से। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब कोन का सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया, जिसका मास 4m है, और जो यहां से 6R ऊपर आ रहा है। किसी को कोई डाउट? तो टोटल 9R हाइट पे आ रहा है। Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट कि ये मैंने कैसे बनाया है? नो सर। और हाँ कोन बेटा का, clear है? कोन का बता दो। कोन का बेटा अभी बताया पीछे कि ये कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? बेस से कोन के H/4 ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही लॉजिक यहाँ पे लगाया है। हाइट इसकी 12R है, 12R/4 दैट इज 3R ऊपर होगा यहाँ से, तो ये हो गया 6R + 3R 9R हो गया टोटल ऊपर O पॉइंट से। हाँ बेटा आगे आगे समझ? आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब बड़े ध्यान से समझना है। अब सिर्फ 2 ही पार्टिकल है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? Sir, near 4M. 4m नियर टू 3m आएगा या नियर टू 4m आएगा? नियर टू 4m। मतलब कहीं यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास, यस सर। Yes, sir. जो किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको बेटा? 3:4। 3:4 में। तो अगर मैं इस डिस्टेंस का नाम y मान लूं,
तो your y will be equal to 4/7 into 6r. समझ आया कैसे किया मैंने? सर 4/7 कैसे और बताओगे सर? बेटा इस पॉइंट से 4 रेशियो है, मतलब 4 बाय टोटल होता है, टोटल रेशियो कितनी होगी 7. ओके सर। ठीक है, Okay, ये sir. रेशियो को सोल्व करने का तरीका होता है, जैसे आपको y निकालना है, इधर की रेशियो 4 बाय टोटल 4 + 3 7 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस 6r. समझ में आ गया क्या किया मैंने? Yes, sir. अब हमने पूछा था क्वेश्चन में कि हमें डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O निकालना है. बताओगे O से कितना डिस्टेंस हो गया? दैट इज 3r + 5. दैट इज 3r + 24r/7. ये आपका आंसर हो गया. कोई डाउट? No, sir. हाँ बेटा, समझ आया कैसे किया मैंने? यस सर। चलो, इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और होता है. जब चीजें ऐड हो रही हैं तो मैंने ये फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट शॉर्टकट है. शॉर्टकट तो क्या है, बनाया हुआ फॉर्मूला है. आपको ये पता है y सेंटर ऑफ मास होता है m1 y1 + m2 y2/m1 + m2. पता है कि नहीं पता? यस सर। तो m1 को लिख दिया ρ1 v1, m2 को लिख दिया ρ2 v2. वैल्यू पुट करके ये वाला फॉर्मूला आ गया. किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब ये डायग्राम था. ये था ना डायग्राम? हाँ बेटा, यस सर। अब समझना ध्यान से. व्हाट विल बी y सेंटर ऑफ मास? इसका रो क्या था? रो था. इसका 2 रो था. रो था तो मतलब रो. इसका वॉल्यूम क्या था? πr² h. h की वैल्यू क्या थी बेटा, याद हो तो? 6r. अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। इनटू, यहां देखो बेटा बड़े ध्यान से, यहाँ y1 लिखा हुआ है. y1 का मतलब है पहले का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितने ऊपर आया था इसका? 3r। अब दूसरे के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट यहां से कितने ऊपर आया था, याद हो तो आपको? 3r था. तो 3r। इससे कितने ऊपर हो गया? 6r। इससे O पॉइंट से, y कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से 9r हो गया. इससे फिर देख लो, 6r और 3r 9r हो गया. यस सर। कोई डाउट है? No, sir. नो सर। ठीक है, ये आ गया. डिवाइड बाय ρ1 v1, that is rho into πr² into 6r plus 2 rho into 1/3 πr² into 12r. कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब यहां से देखते हैं आगे बनेगा क्या. कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा. क्या बनेगा देखो, रो या 6 3 जा 18, रो πr4 प्लस ये 3 पे गया, ये 3 से कैंसिल. 12 3 जा 36, 2 जा 72, 72 रो πr4 डिवाइड बाय
ये 6 और ये 8, 6 और 8 14 हो गया ना, 14 रो पाई r4, रो पाई r4 कैंसिल, 90/14, अच्छा नीचे r क्यूब बनेगा बेटा, तो एक r बच जाएगा ऊपर, 90/14 r बच गया, सोल्व किया 45/7 r विल बी योर आंसर, जो आपका पीछे से भी आया था, आप देख सकते हो यही आपका आंसर था। किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। समझ में आ गया क्या कंसेप्ट है? सर ये ऑल्टरनेट वाला बल्कि ज्यादा सही है। हाँ, अल्टरनेट वाला ज्यादा सही है, काफी जगह पे यूज होता है, इसीलिए बताया बेटा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। बेटा सर, जब ये ये वाला जब सही ये लग रहा है। जब ये ऐड कर रहे हैं ना, तो चीजों को प्लस करना है, अगर कहीं से कट कर दें तो बीच में प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। दोनों जगह माइनस हो जाएगा, उससे रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट स्कूल में कराएं, मतलब मार्क्स तो नहीं कटेंगे? है? स्कूल में कराएं? हाँ, स्कूल में कर जाओ, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इसके, ठीक है? चलो आगे देखते हैं इसी पे बेस। सर नोट करने दो। लो लो, करो, नोट करो। सर रोटेशनल मोशन कब स्टार्ट होगा? आज के बाद शायद एक क्लास हो रही है, उसके बाद रोटेशन। सर टेस्ट तो में फिर- दिया हुआ है वो, यस सर। तो हो जाएगा टेस्ट में, मतलब कितना ही आएगा फिर? नहीं, ये प्रैक्टिस। एक क्लास जितना होगी। होगा उतना टेस्ट में आएगा। ओके सर। करें आगे। यस सर। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है, सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, इस डिस्क में से ये इस डिस्क का सेंटर था, ये रेडियस आर थी, तो ये रेडियस भी आर है। हाँ बेटा, सर ये इस ग्रीन डिस्क क्या है? क्या हो गया बेटा? ग्रीन पोर्शन क्या है? बता रहा हूं, ग्रीन पोर्शन इज ऑल्सो ए डिस्क, ये भी एक डिस्क है ऑफ सेम मटेरियल, इसको इसमें से कट कर दिया, मतलब समझ आया? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो ये हो गया फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, ए डिस्क ऑफ रेडियस r/2। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस तो r/2 बनी ना बेटा, इज कट यस सर। as shown in figure।
तो मतलब एक साइड से हॉलो हो गया ना ये। हाँ मतलब ये वाला पोर्शन होलो हो गया, ग्रीन वाला पोर्शन होलो हो गया। यस सर। ठीक है, कोई डाउट? फाइंड No, sir. द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है कौन से पोर्शन का बेटा? रिमेनिंग पोर्शन का। करो फटाफट। What is the mass of complete disk? मान लो कैपिटल एम दिया भी हुआ है, बोलो बेटा। Yes, sir. What will be the mass of cutted disk? जो डिस्क काटती है उसका मास बता सकता कोई? m/2। by 2. m/2। चलो देखना, ये 2D है 3D है? डिस्क 2D है 3D है? 2D 2D। 2D सॉलिड 2D होलो? follow डिस्क होलो होती है? sorry है? अरे क्या है, 2D सॉलिड के 2D होलो? सॉलिड होगी। 2D सॉलिड होगी। तो लेंथ लूं, एरिया लूं, वॉल्यूम लूं? 2D सॉलिड में क्या लेते हैं? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम? कल बताया था एरिया लेते हैं। सरफेस एरिया लेंगे। हाँ सरफेस एरिया लेते हैं। टोटल का कंप्लीट एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया में एम मास है। कोई डाउट है? नो सर। No, sir. तो एक एरिया में कितना होगा? एम बाई पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। अब जो पोर्शन काटा है उसकी रेडियस है r/2, तो पाई r/2 स्क्वायर में कितना होगा? m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई r/2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, सिंप्लीफाई किया, कितना एरिया आ गया? कितना मास आ गया? बोलो भाई। m/4। M/4. तो व्हाट इज द मास ऑफ कटेड डिस्क? m/4। m/4। What is the mass of remaining disk? कोई डाउट? No, sir. हाँ बेटा। नो सर। No, sir. अब देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे पूरी डिस्क का मास m है, आपको निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का। इसका मास 3m/4 है। आपने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x और y पे। कोई डाउट? नो सर। m/4 वाले का आ गया r/2, 0 पे। डायग्राम से देख लो, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना है। तो बेटा जो पोर्शन मैंने काटा है उसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे आएगा? बेटा कटेड वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, Yes, sir. तो वो r/2 पे होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो जो कटेड डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r/2, 0। यस। तो मैंने क्या किया, ये वाली कटेड है, m/4 वाली कटेड है, 3m/4 वाली रिमेनिंग है। इसका कहाँ होगा मुझे निकालना है। अगर मैं इन दोनों को दोबारा से जोड़ दूं, रिमेनिंग को और कटेड को, तो क्या बननी चाहिए?
तो डिस्क दोबारा बन जाएगी। डिस्क दोबारा बन जाएगी, मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर आना चाहिए? Center. सेंटर पे। और सेंटर को अपन ने क्या माना था? Sir, origin. ओरिजिन। समझ में आया मैंने क्या किया है? सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा समझो। रिमेनिंग पोर्शन 3m/4 मास का है, उसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है कहां पर है, तो आपने एज्यूम कर लिया कि उसका सेंटर ऑफ मास x, y पे है। जो पोर्शन आपने कट किया उसका मास m/4 है और उसका सेंटर ऑफ मास r/2, 0 पे है, तो उसका सेंटर ऑफ मास r/2, 0 पे ले लिया। अब अगर मैं 3m/4 और m/4 वाले को जोड़ दूं, तो मतलब कंबाइन कर दूं, तो वो कंप्लीट डिस्क बनेगी। तो उस पूरी डिस्क का मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल डिस्क के सेंटर पे आना चाहिए। यस सर। Yes, sir. ये समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने? यस सर आ गया। Yes, sir. तो इसको ऐसे लिख सकता हूं अब 3m/4 इंटू एक्स प्लस m/4 इंटू r/2 by total mass. This should be x center of mass. और x center of mass कितना है? 0। यस सर। तो यहां से आ गया 3m/4x will be equal to minus m/4 r/2। m/4 से m/4 कैंसिल, तो आपकी x की वैल्यू आ गई -r/6 पे। कोई डाउट? नो सर। ऑन द सेम लाइन जब आप y निकालोगे वो 0 आ जाएगा। सर लेकिन ये हम तब करते हैं ना m1 x1 वाला, तो यूनिफॉर्म। क्या हो गया? सर लेकिन तब ये हम ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं ना जब मास यूनिफॉर्म स्प्रेड हो। नहीं बेटा, ये तो पॉइंट मासेस के लिए लगता है। क्या m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, भूल गए क्या? और क्लियर है सर। इस केस में भी यूनिफॉर्म ही स्प्रेड है, वैसे तो कट किया ना। समझ में आ गया? Yes, sir. अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मैंने माने थे x, y है, तो उसके कोऑर्डिनेट आगे -r/6, 0 पे। मतलब रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर आ गया और वो यहां से r/6 डिस्टेंस पे है। किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आया कैसे किया बेटा? यस सर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाँ बेटा, क्लियर है? यस। Yes, sir. Yes, sir. यस शॉर्टकट से देखते हैं इसको कैसे करना है। भाई x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू a1 x1। अब प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्लियर है? Yes, sir. अब बेटा एक्चुअली क्या था, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे जो हमने किया था ρ1 v1 y1, 3D था तो वॉल्यूम लेना है, 2D होगा तो एरिया लेना है, 1D होगा तो लेंथ लेनी है। ठीक है। अब आपने इसमें से ना पोर्शन को कट किया है। जब आपने यहाँ पे पोर्शन को कट किया है तो उनकी डेंसिटी सेम है या डेंसिटी बार बार चेंज हो रही है? पूरी डिस्क की डेंसिटी और कटेड पोर्शन की डेंसिटी सेम है या अलग अलग है? Sir, same है। डेंसिटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। अगर डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी ऊपर नीचे कॉमन आके इस फॉर्मूले में यहां से भी डेंसिटी सेम है तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा Yes, sir. Yes, sir. इस फॉर्मूले में। इसीलिए जब कटिंग वाला पोर्शन है और सेम मटेरियल की कटिंग है तो डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। बताया था बीच में प्लस की जगह माइनस लगा लेना अगर कट कर रहे हैं तो। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ये क्या है? समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। अब Yes, डायरेक्ट sir. लगाता हूँ। A1 पूरी का एरिया कितना है? जिसमें से कट कर रहा हूं इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। Pi r square. Yes, sir. इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है?
0 पर, माइनस जिसको कट किया है उसका एरिया पाई आर बाई 2 का स्क्वायर, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, आर बाई 2 पे था, A1 माइनस A2 दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 2 का स्क्वायर. एनी डाउट? No, sir. What is your x center of mass? 0 minus pi r cube by 8 by 3 pi r square by 4. पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, 4 से ये 2 कैंसिल, ये आ गया माइनस आर बाई 6 विल बी योर आंसर. सर यहाँ पर नेगेटिव क्यों आएगी? देख लो आप, एक्स कोऑर्डिनेट यहां भी नेगेटिव था. नेगेटिव का मतलब क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया. क्यों? क्योंकि अब काटने के बाद ज्यादा मास जो बचेगा वो लेफ्ट साइड में होगा. यस सर. कोई डाउट? नो सर. करें आगे? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन आपके लिए है घर से. ये एक सॉलिड फ्रस्टम है. हाइट इसकी h दी हुई है, हाइट दी हुई है h. ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है. ठीक है. और ये यूनिफॉर्म मटेरियल का है, इसका मास m है. लोकेट इट्स सेंटर ऑफ मास. आपको ये बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा. इस पॉइंट को आप ओरिजिन मान लें. एनी डाउट? नो सर. No, sir. हाँ बेटा, क्लियर है? यस. अगला क्वेश्चन. ये एक डिस्क है. ये बेटा अब डिस्क ना होकर ना, पिछले केस में डिस्क थी, अब ये स्फीयर है. ये जो स्फीयर है इसका मास है में रेडियस आ रहा है. ठीक है. और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस r बाई 2 है, मतलब ये भी r बाई 2 है और ये भी r बाई 2 है. तो पक्का है ये बड़े वाले स्फीयर का सेंटर होगा, ये इसका सेंटर है. इसको कट कर दिया बिगर स्फीयर में से. हाँ भाई, क्लियर है यहां तक? यस सर. पहले डिस्क थी, अब क्या है? स्फीयर. फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. सर इसका भी तो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि एक साइड ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा वो. हाँ बिल्कुल सही है. फॉर्मूला शॉर्टकट से करें डायरेक्ट. एरिया लेना चाहिए क्या वॉल्यूम लेना चाहिए? Sir, volume. अब क्या लेना चाहिए? वॉल्यूम. वॉल्यूम लेना चाहिए. तो अगर मैं इसको सोल्व करूं
तो रिजल्ट वही आएगा v1x1 माइनस v2x2 बाई v1 माइनस v2। पूरे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सेंटर ऑफ मास 0 पे। दूसरे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर बाई 2 क्यूब, सेंटर ऑफ मास r/2 पे, डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई r/2 क्यूब। कोई डाउट? नो No, सर। sir. आप जैसे ही कैलकुलेशन करके सोल्व करके देखोगे ये -r/14 आएगा, ये आपका आंसर होगा -r/14, ये आंसर होगा। तो याद रखना है स्फीयर के केस में जब कट करेंगे ऐसा केस हो तो -r/14 पे आंसर आता है, और डिस्क के केस में ऐसे कट करेंगे तो आंसर कितने पे आ रहा था? कोई डाउट? r/6। Minus R/6. हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. सर बस सर एक फर्क ये था 2D था, ये 3D है। हाँ, बस ये फर्क है। यस ठीक है, देखते हैं आगे, करें आगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर बजाज 50 kg and Mr. Valecha 60 kg are sitting at the two extremes of a uniform 4 centimeter long boat, वेट उसका मास दिया हुआ है 40 kg, स्टैंडिंग इन स्टिल वाटर। क्या सिचुएशन है? एक 4 सेंटीमीटर लंबी बोट है, पानी में रेस्ट पे खड़ी है, उसके कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे मैं खड़ा हूं और एक कॉर्नर पे सुधांशु सर खड़े हैं। ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. टू डिस्कस ए प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, they come to the middle of the boat. मिडल ऑफ द बोट में आ जाते हैं। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन with water, how far does the boat move during the process? क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आई क्या है? सर मतलब इसमें भी डिस्टेंस और सेंटर ऑफ मास निकालना। हाँ भाई, पहले सेंटर ऑफ मास कहां पे था? तीनों का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा। यस सर। बोट Yes, का, sir. सुधांशु सर का और मेरा मिलाकर सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। अब हम दोनों बोट पे चलने लग गए, मिडल की तरफ आने लग गए, क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी या इंटरनल फोर्स लग रही है? इंटरनल। इंटरनल ही है। अगर इंटरनल फोर्स है तो क्या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। इंटरनल फोर्स सिस्टम सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं करा सकती। सेंटर ऑफ मास की स्टेट चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यस सर।
तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन पर पहले था उसी पोजीशन पर अब होना चाहिए, बट एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया है क्योंकि हम दोनों मूव करके मिडल पे आ गए हैं। यस सर। तो हमें बस ये देखना है सेंटर ऑफ मास जितना चलेगा बोट उल्टी साइड में उतना ही चल जाएगी ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। सर मतलब सेंटर ऑफ मास वैसे देखा जाए तो आपकी साइड ही होगा कि आपका मास ज्यादा है। नहीं, बोट का मास भी है ना भाई। अब यस सर। यस सर। अब सब कुछ देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझना है कैसे करना है। देखते हैं, देखना बड़े ध्यान से। ये बोट यहां मेरा मास, यहां सुधांशु सर है 50 केजी मास हो गया। इस एंड पे मैं हूं 60 केजी मास हो गया। और बोट का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा, 40 केजी होगा। इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट 2,0 हो गए और इधर के कोऑर्डिनेट 4,0 हो गए। कोई डाउट? नो सर। नो सर। अभी मुझे ये बता दो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? निकाल लें, कैसे निकलेगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। सर एक डाउट था सर। बोलो बेटा। सर कि हमने 0,0 2,0 4,0 ऐसे कोऑर्डिनेट कैसे ले लिए? बेटा लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। एक कॉर्नर का नाम मैंने 0 रख दिया कोऑर्डिनेट का बोर्ड के, तो दूसरे कोऑर्डिनेट 4,0 होने चाहिए। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास मिड में होगा तो 2,0 आ जाएगा। ओके सर। तो ये लिख दिया m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। जैसे आपने इसको सोल्व किया ये आ गया 320 बाई 150, तो ये आ गया 32 बाई 15 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। समझ आया बेटा मैंने क्या कहा है? यस सर। मतलब इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अभी कहीं यहां पर है जिसके कोऑर्डिनेट है 32 बाई 15,0। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना। अभी आपकी बोट ऐसे थी, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, अगर यही हम दोनों 60 केजी और 50 केजी वाले सेंटर पे ही आ जाएं तो बड़ा सोच समझ के बताना बेटा, तो आपकी बोट का पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अब कहां पे आ जाएगा? सर फिर दोबारा सेंटर पे आ जाएगा कि पीछे की तरफ मूव करेगी बोट। फिर 2,0 पे आ जाएगा। यस सर। पर अब मतलब अब ये हुआ कि अब आपका सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया। क्या सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? बेटा कोई भी चीज अपनी पोजीशन कब चेंज करेगी? सर जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगी हो। जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगे। तो क्या सेंटर ऑफ मास पहले पूरे सिस्टम का यहां पे था, अब क्या इस पॉइंट पे आ सकता है या नहीं आ सकता? इसका मतलब ये है इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास तभी आएगा जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कोइंसाइड कर जाए। यस सर। मतलब बोट यहीं रहेगी या थोड़ी सी लेफ्ट या राइट में जाएगी? सर मूव करेगी बोट। किस साइड, लेफ्ट या राइट? राइट। इसका नाम P रख लो। ये जो पहले सेंटर ऑफ मास है इसका नाम A रख लो। अब बड़े ध्यान से समझना, बाद में सेंटर ऑफ मास P पॉइंट पे आना है। अगर P पॉइंट बाद में बोट इस तरह से मूव करे कि P पॉइंट बाद में A के ऊपर ही आ जाए
तो क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई? सर नहीं हुई। नहीं समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? रिपीट कर दो। हाँ दोबारा समझो बेटा। 50 केजी और 60 केजी वाले सुधांशु सर और मैं जब चलेंगे, सेंटर की तरफ आएंगे, तो पहली बात बोट रेस्ट पे रहेगी या चलेगी? तो चलेगी। चलेगी। यस सर। अब देखना लेफ्ट की साइड चलेगी या राइट की साइड चलेगी? तो अब राइट की देख, साइड चलेगी। सर राइट की साइड चलेगी। क्यों? अगर ये बोट ना चलती तो हमारा सेंटर ऑफ मास पी पॉइंट पे आ जाता, बट सेंटर ऑफ मास को कौन से पॉइंट पे आना पड़ेगा? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट। ए पे। इसका मतलब बोट को राइट में शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि पी बिल्कुल ए के ऊपर आ जाए। कोई डाउट? नो सर। नो कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। तो इसका Yes, sir. मतलब अब जो आपकी बोट है वो यहां आ जाएगी ऐसे। कितना डिस्टेंस आगे चल गई? x। तो बेटा यहां भी कितना डिस्टेंस आगे चल गई? x। इस तरह से होगी कि ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। मतलब ये वाला पॉइंट मिडल ऑफ बोट हो। अरे समझ आया क्यों? अरे नहीं समझ आया क्या? सर ठीक है, तो देखो ध्यान से। अब एक्स सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन कितनी थी? 32/15 सेंटीमीटर। अगर ये बोट ना चलती तो फाइनल पोजीशन आती आपकी 2 सेंटीमीटर। 2,0। यस सर। तो इसका मतलब व्हाट डिस्टेंस बोट हैज टू ट्रेवल? द बोट हैज मूव्ड, 2 - 32/15। that is 32/15 minus 2, that is 2/15 सेंटीमीटर। सर फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना? वो बेटा उससे कोई फर्क नहीं है, वो लेफ्ट राइट आ जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आपको ज्यादा में से कम माइनस करना है। ओके सर। इसको बेटर है 4 सेंटीमीटर की जगह ना 4 मीटर कर लो एक बार। अगर आप इसको 4 मीटर करोगे तो ये सारा कुछ मीटर में ही हो जाएगा। अगर आप ये सारा कुछ मीटर में हो जाएगा तो ये 2/15 मीटर आ गया। तो अगर सेंटीमीटर में बनाओगे तो 2/15 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 200/15 सेंटीमीटर। तो ये जो लगभग आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस बोट चलेगी टुवर्ड्स राइट। कोई डाउट? नो। कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। अगर ये नेगेटिव आता तो इसका मतलब वो लेफ्ट साइड में जा रही है। नहीं, अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है जो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन है फाइनल पोजीशन भी वहीं आए। तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन अगर राइट में आ रही है फाइनल से तो राइट में चलेगी, अगर लेफ्ट में आ रही होती तो लेफ्ट में चलती। ओके सर। कोई डाउट है? नो सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A wooden plank of mass 20 kg is resting on a smooth horizontal floor. A man of mass 60 kg starts moving from one end of the plank सर ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक चाहिए? आपके असाइनमेंट में होंगे बेटा, आपको मॉड्यूल मिला हुआ होगा शायद।
बुकलेट मिली हुई है कि नहीं मिली हुई? सर मिली हुई है। हाँ, उस बुकलेट में होंगे सारे क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हो, वरना कुछ क्वेश्चंस ये HCV में है, HC वर्मा के कुछ सोल्ड एग्जांपल्स हैं, वहां से देख सकते हो। ओके सर। Start moving from one end of the plank to the other end. The length of the plank is 10 meter. Find the displacement of the plank. When man reaches to the other end of the plank. करो बिल्कुल, बस अब बोट की जगह क्या हो गया? प्लैंक है। बस करो फिर ट्राई फटाफट। तो मतलब कोऑर्डिनेट 0,0, 5,0 और 10,0 होंगे ना? हाँ, बना के देखो। ये वुडन प्लैंक है। ये ऐसे है यहाँ पर। कोऑर्डिनेट्स रखते 10 मीटर लेंथ है ना, तो ये x0, यहाँ x10, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा x5 पे। ठीक है, अच्छा अब देखना यहाँ पर मास बना के देखो कितने कितने मास है। अभी बंदा इस एंड पे है, कितने केजी का है? 20 केजी। यहां पर कितना मास है अभी? 60 केजी। तो व्हाट इज द एक्स सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन बताओगे? सर प्लैंक का मास 20 kg है ना? अच्छा, उल्टा लिख गया क्या? यस सर। देखते हैं, इसको ठीक कर लो फिर। ये 60 केजी हो गया और ये 20 केजी हो गया। कितना आ गया बेटा फिर? 60 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 5 बाई 60 प्लस 20। तो आपका एक्स सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन कितनी आ गई? 100/80, दैट इज 5/4 मीटर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। बोलो बेटा, फाइनल में क्या होगा बताओ एक बार। फाइनल में क्या होगा? सर 5,0 पे आ जाएगा। 5,0 पे आ जाएगा, 10,0 पे आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लो पहले पूरा आराम से। Sir, the end of the plank, yes. अदर एंड पे आ गया प्लैंक, 10,0 पे आ जाएगा। मतलब अब प्लैंक कहीं ऐसे आएगा यहाँ पर। भी सिंपल सी बात है, जब पर्सन इधर चलेगा तो प्लैंक तो पीछे ही जाएगा ना। Yes, sir. अब फाइनल पोजीशन एक बार मानते हैं कि ये कहीं मूव नहीं करता, तो फाइनल पोजीशन क्या आती बेटा? वो आती 20 इंटू 5 प्लस 60 इंटू 10/80। बोलो बेटा। अरे नहीं समझ आएगा क्या लिखा है? हैं? सर एक्सप्लेन कर दोगे? अब पर्सन कहां पे आ गया? 60 केजी वाला यहाँ आ गया।
यस सर। बताना Yes, sir. अब ये यहाँ तो है ही नहीं, अब बताओ क्या बना, 20 into 5 plus 60 into 10 divide by 20 plus 60। Yes, sir. यस अरे समझ में आया मैंने क्या किया है? Yes, sir. बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले इनिशियल सेंटर ऑफ मास निकाल लो, फिर फाइनल सेंटर ऑफ मास निकाल लो, मान लो बोट मूव नहीं करती तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आंसर होगा। Yes, sir. इस क्वेश्चन में भी मैं क्या कर रहा हूं, यही कर रहा हूं, पहले इनिशियल निकाला अब फाइनल निकाल रहा हूं। फाइनल क्या बना, 100 प्लस 600 बाई 80 दैट इज 70 बाई 8 दैट इज 35 बाई 4 मीटर। यस सर। ठीक है, अब सोचना ध्यान से, इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहां पे था सिस्टम का, 5/4 पे था। 5/4 का मतलब है सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल 35/4 पे है मतलब 9 के आसपास है, फाइनल पोजीशन सेंटर ऑफ मास की ये वाली है। कोई डाउट है? नो No, सर। sir. मतलब No, sir. 30/4 मीटर चलेगा वो। हाँ, और लेफ्ट में चलेगा कि राइट में जाएगा? Sir, left में. तो लेफ्ट लेफ्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे आना चाहिए उसको। किस पे यस आना सर, वो चाहिए? कोइंसाइड कर जाएगी दोनों। हाँ, इनिशियल कोइंसाइड तभी करेगी। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय प्लैंक, that is 35/4 minus 5/4, this is 30/4 meter, this is 7.5 meter and this is towards left। any doubt? नो सर, बोलो बेटा, क्लियर है सर। कंसेप्ट समझ Yes, में आ sir. गया? Yes, sir. ऐसा इसलिए हुआ एज एक्सटर्नल फोर्स इज 0 and initially center of mass is at rest, so the final position of center of mass must coincide with initial position। that's why Yes. Planck has to move towards left। that's why Planck has to move towards left। any doubt? नो सर। हाँ बेटा, कंसेप्ट समझ में आ गया क्या है क्या नहीं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a projectile is projected at a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन ना हम ऐसा क्वेश्चन कोलिजन में भी कर चुके हैं, अब सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। एट एन एंगल ऑफ क्योंकि 37, दोनों में एफ एक्सटर्नल 0 थी, इसलिए उस पर कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लग गया था, इधर सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट लगेगा। हाँ अब सेंटर ऑफ मास वाले से करना है इसी क्वेश्चन को। एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजेंटल, फुल स्टॉप, एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन शायद हमने पहले किया था। एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल ब्रेक्स into two fragments। फिर बस वहां प्रोजेक्टाइल की जगह बॉम्ब था मेरे ख्याल से। हाँ, एक ही बात है, into two fragments in mass ratio 1:3। the lighter
the lighter piece coming to rest. Find the distance from the launching point. Find the distance from the launching point to the point where heavier piece will land. हाँ बेटा, क्लियर है क्वेश्चन? हाँ बेटा बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको घर से ट्राई करना है। आंसर 1120 मीटर आएगा। पहले आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ट्राई कर चुके हो, अब सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से ट्राई करना है। करें आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एक प्लैंक है या एक वेज है जिसका मास कैपिटल एम है, एंगल थीटा है, ये वाली लेंथ एल है। यहाँ पे एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। क्या होगा बेटा जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये वेज यहीं पे रहेगा या वेज भी चलेगा? वेज फिक्स नहीं है, फिर चलेगा फिर वेज कहाँ चलेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट चलेगा। क्वेश्चन है फाइंड द distance traveled by wedge when the block moves from top of the wedge to the bottom. कोई डाउट? नो सर। जब ये यहां से ब्लॉक यहां पर आ जाए तो ये वेज कितना नहीं पीछे चला जाएगा, आपको ये बताना है। ये भी आपका होमवर्क है, घर से ट्राई करोगे। दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये आपका सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो गया। तो लेकिन सर इसमें कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे? हाँ बेटा, सर इसमें कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे? कोई नहीं, कल सिखाऊंगा मैं, आप एक बार अपने लेवल पे ट्राई करना। इसमें नीचे ग्रेविटी लग रही है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल पोजीशन तो सेंटर ऑफ मास की चेंज हो सकती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। अच्छा एक चीज और बताना बेटा, मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ क्या आपको सेंटर ऑफ मास में कि एक पुली है, एक मास इधर है m1? नो सर, अभी नहीं किया पुली वाला। कर लिया होगा शायद, मुझे जहां तक याद है। सर करें फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर ये वाला क्वेश्चन तो किया था एक बार। किया था ना? सर यस सर, मेरे ख्याल से एक आध बार ही की है, ज्यादा नहीं की। एक बार ही हुआ क्वेश्चन तो, एक टाइप का क्वेश्चन एक बार ही कराऊंगा। नहीं सर, ऐसे कंसेप्ट है जैसे आपने वेज वाला करवाया। हाँ, ये सारे उसी टाइप के हैं बेटा, बोट वाले टाइप के हैं, बस इसमें थोड़ा सा देखने का तरीका अलग होता है वेज वाले में। ये इसलिए बताया मैंने, कल बताऊंगा मैं। ओके। ये देखना मैंने सेकंड लेक्चर में कराया होगा शायद, सेंटर ऑफ मास। दो क्वेश्चन करवाए थे इसके।
देखना बेटा, करा दिया था क्या? यस सर, हुआ होगा शायद। सर हुआ है बट ना? इस कॉन्सेप्ट के ज्यादा नहीं है क्या? 2 ही क्वेश्चंस Yes, करवा हाँ, दिए। एक दो क्वेश्चन ही है, एक शायद ये कराया होगा और एक ऐसे हॉरिजेंटल के साथ एक पुली बना के ये कराया। Yes, sir. हाँ, बस ये दो ही यस सर, दो क्वेश्चन। कर देते। हाँ, ठीक है। हाँ बेटा, यस दिस सर। इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास। कल से हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क है बेटा, आपको जो बुकलेट मिली हुई है उसमें से आप सेंटर ऑफ मास के सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, उसके डाउट्स ले लेंगे हम, ठीक है। और Okay. उसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन आज होमवर्क में मैंने घर से दिए हैं, एक ये वाला, एक इससे पीछे वाला 2, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कल डिस्कस करेंगे हम पहले, उसके बाद मैं रोटेशनल मोशन स्टार्ट करूंगा। एनी डाउट? नो सर। एनी डाउट फ्रॉम द टुडेज क्लास? नो सर। थैंक यू। बाय सर।